फॉरफीचर एंड री इश्यू चैप्टर में इश्यू पार्ट का जो भी थ्योरी था वो हम कवर किए थे लास्ट क्लास में। सो आज हम फॉरफीचर एंड री इश्यू पार्ट कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। फ्रॉम दैट इश्यू पार्ट थ्योरी ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ओके, इश्यू पार्ट का जो भी थ्योरी था हम सीख चुके हैं। आज हम प्रोसीड करेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू पार्ट। इश्यू पार्ट में मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ इश्यू प्राइस, टाइप्स ऑफ स्टेजेस दैट इज इंस्टॉलमेंट्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये थ्योरी हम कवर किए थे। सो आज क्या करने वाले हैं, आज हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इश्यू। पहले हम इश्यू पार्ट का जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर एंड कंडीशंस फॉर री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। उसके बाद में ये दोनों सिचुएशन का भी हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरुआत करेंगे आज का क्लास। देखो, जर्नल एंट्रीज सीखने के लिए, जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, इसको सीखने के लिए जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे वो कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर है, समझ में आ गया, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, वी नो दैट कंपनी हैज टू कलेक्ट मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। क्लियर? अगर कंपनी शेयर्स अलॉट करना चाहता है तो पहले इसको मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट करना पड़ेगा। जब मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट आ जाएगा, देन आरओसी विल गिव परमिशन टू आरओसी विल गिव परमिशन टू द कंपनी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। तो तब जाके कंपनी क्या हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो यहां पे जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट करना है कंपनी को, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, कंपनी अगर पब्लिक को शेयर्स इश्यू करेगा तो सबसे पहले एप्लीकेशंस देता है। पब्लिक विल अप्लाई फॉर द शेयर्स, दे विल डिपॉजिट सर्टन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, सो एज पर द कंडीशंस, इफ कंपनी कलेक्ट्स द मिनिमम अमाउंट, देन आरओसी विल गिव परमिशन टू द कंपनी। तब जाके क्या हो जाता है, कंपनी शेयर्स को अलॉट करता है। कंपनी क्या करता है, एप्लीकेंट्स को, जो भी अप्लाई किए थे शेयर्स के लिए, उन सबको शेयर्स अलॉट करता है। ठीक है, सो अगर ये दो स्टेप अगर समझ में है, आ गए आपको, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्रीज। देखो, जब पब्लिक अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, उस स्टेज को हम कहेंगे एप्लीकेशन स्टेज। मिनिमम एप्लीकेशन के बाद, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट करने के बाद कंपनी जब शेयर्स अलॉट करता है, उस स्टेज को हम कहते हैं अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है, सो अलॉटमेंट के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इनफैक्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर कॉल्स, लाइक फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इस तरह से। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीज स्टेजेस। देखो, कंपनी क्या करता है, यूजुअली ये जो 10 रुपीज फेस वैल्यू है, इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करके कलेक्ट करता है। ठीक है, so, अब देखिए 50,000 शेयर्स इंटू 10, एक्चुअली द टोटल शेयर कैपिटल इज 5 लाख। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ। एग्जांपल इज कंपनी हैज 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each इज फेस वैल्यू, सो द टोटल शेयर कैपिटल इज 5 लाख। ये जो 5 लाख है अमाउंट, कंपनी अलग अलग स्टेजेस में कलेक्ट करता है। ठीक है, सो नाउ this 10 is divided into 3 stages here. We will assume that application stage में 3 रुपीज है, allotment में 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 रुपीज। सो 3 + 5 + 2 टोटल हो गया 10 रुपीज। डन। नहीं, अगर आपको एप्लीकेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, दिस 3 रुपीज यू हैव टू मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर्स। सो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 50,000 shares into rupees 3, 1,50,000. If you want to calculate the allotment amount, this 5 rupees multiply with number of shares. So here 50,000 shares into rupees 5, amount हो जाएगा 2,50,000. Similarly, if you want to calculate
first and final call amount again multiply with the number of shares. So here the amount will be 50,000 shares into rupees 2, that is 1 lakh. Now 1,50,000 plus 2,50,000 plus 1 lakh, the total amount is 5 lakh rupees. So इस तरह से शेयर कैपिटल अमाउंट अलग अलग स्टेजेस में या फिर अलग अलग कॉल्स में कंपनी क्या करता है, रिसीव करता है पब्लिक से. तो अब ये तीनों स्टेजेस में हमें पास करना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज. एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में. इन ऑल द थ्री सिचुएशंस इन ऑल द थ्री स्टेजेस वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज. स्टूडेंट्स, हर एक स्टेज में हमें 2 एंट्रीज पास करना है. एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज, अलॉटमेंट में 2 एंट्रीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 एंट्रीज. सो टोटल वी हैव टू पास हियर 6 journal entries. Okay, now in every situation we have to pass 2 entries, and in 2 entries हर एक स्टेज में 2 एंट्री में one will be the bank entry, other will be the capital entry. ये जो 2 एंट्रीज है उसमें क्या रहता है, एक बैंक एंट्री रहता है, एक कैपिटल एंट्री रहता है. क्लियर? नाउ हाउ टू पास बैंक एंट्री. एप्लीकेशन स्टेज के लिए हम सीखेंगे बैंक एंट्री को किस तरह से पास किया जाता है. एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. व्हाट इज दैट? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. हियर बैंक इज डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड. ठीक है, बैंक इज डेबिटेड बिकॉज एप्लीकेशन स्टेज में पहले कंपनी अमाउंट रिसीव करता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एप्लीकेशन स्टेज में जब कंपनी पब्लिक को अप्लाई एप्लीकेशंस देता है, पब्लिक विल अप्लाई बाय गिविंग द एप्लीकेशंस विथ मिनिमम अमाउंट. तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है, कंपनी विल रिसीव द एप्लीकेशन अमाउंट. क्लियर? सो दैट इज व्हाई इफ कैश इज कमिंग इन वी हैव टू डेबिट. एप्लीकेशन स्टेज में कैश इज कमिंग इन, सो वी हैव टू डेबिट बैंक. देन टू शेयर एप्लीकेशन, सो यहां पे जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो हो जाता है लायबिलिटी फॉर द कंपनी. दैट इज व्हाई दिस लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. सो इन ओवरऑल एंड सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. व्हाई बैंक इज डेबिटेड? बिकॉज अमाउंट इज कमिंग, दैट इज कैश इज कमिंग इन. व्हाई एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड? बिकॉज इट इज अ लायबिलिटी. ठीक है, सो दिस इज अवर बैंक एंट्री. The next one is capital entry. How to pass the capital entry? The credited share application you have to debit here. जो बैंक एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था, अब आप इसको डेबिट कर दो, क्योंकि पहले लायबिलिटी क्रिएट हुआ था इसलिए हम इसको क्रेडिट किए थे. बट नाउ द लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग. एप्लीकेशन का अमाउंट हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में. जो एप्लीकेशन में था अमाउंट, उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. That is why the liability is decreasing. So इसलिए हमें इस एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा. So what is the entry here? Share application account debit to share capital account. Very simple. What is the bank entry? Bank account debit to share application. Capital entry, share application account debit to share capital account. ठीक है, very simple 2 entries. The second part, ये जो 2 एंट्री डिस्कस की थी वो एप्लीकेशन के लिए हो गया. नाउ सेकेंड पार्ट, अलॉटमेंट स्टेज. इन अलॉटमेंट आल्सो वी हैव टू पास 2 जर्नल एंट्रीज. अगेन अमॉन्ग 2 जर्नल एंट्रीज, वन विल बी द बैंक एंट्री एंड अदर विल बी द कैपिटल एंट्री. एक बैंक एंट्री हो जाता है और दूसरा कैपिटल एंट्री हो जाता है. सेम एंट्रीज वी हैव टू पास. देखो यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेज का नाम लिखे थे, इसलिए लिखे थे क्योंकि ये एप्लीकेशन स्टेज के लिए एंट्री था. सेकेंड एंट्री में भी देखिए, यहां पे हम एप्लीकेशन लिखे हैं बिकॉज दिस एंट्री बिलोंग्स टू एप्लीकेशन स्टेज. ठीक है, अगर आप अलॉटमेंट के लिए एंट्री पास करोगे, बस एप्लीकेशन के बदले में आपको लिखना है अलॉटमेंट. सो अलॉटमेंट का बैंक एंट्री क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. कैपिटल एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. मतलब सिर्फ एप्लीकेशन के बदले में हमें लिखना पड़ेगा यहां पे अलॉटमेंट.
सिर्फ एप्लीकेशन का नाम चेंज करना है और उसको अलॉटमेंट करना है. Similarly, when we come to the third stage, that is first and final call, again we have to pass two entries. Among two entries, one will be the bank entry and other will be the capital entry. देखिए again same step, एप्लीकेशन के बदले में अब स्टेज का नाम चेंज करना है. सो एंट्री हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. कैपिटल एंट्री हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जर्नल एंट्रीज आर वेरी इजी, सिर्फ स्टेज का नाम चेंज करते जाना है. लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप जर्नल एंट्री पास करोगे, एप्लीकेशन के लिए पहले आपको बैंक एंट्री पास करना पड़ेगा, उसके बाद में कैपिटल एंट्री पास करना पड़ेगा. ओनली इन एप्लीकेशन स्टेज first you have to pass bank entry, then you have to pass capital entry. After that, whatever may be the stage here, it may be allotment or it may be first and final call. First you have to pass capital entry, then you have to pass bank entry. पहले आपको capital entry पास करना पड़ेगा, then आपको bank entry पास करना पड़ेगा. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों? देखिए जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास, कंपनी एप्लीकेशन देता है पब्लिक को एंड पब्लिक विल अप्लाई विथ मिनिमम अमाउंट. तो यहां पे एप्लीकेशन स्टेज में क्या हो रहा था, पहले अमाउंट आ रहा था, दैट इज व्हाई वी आर डेबिटिंग बैंक हियर, दैट इज व्हाई वी आर पासिंग बैंक एंट्री फर्स्ट. जब मिनिमम अमाउंट कलेक्ट करेंगे कंपनी, आरओसी से परमिशन मिलेगा, यस, देन एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. इसलिए एप्लीकेशन में क्या हो जाता है, पहले बैंक आता है, उसके बाद में कैपिटल एंट्री आ जाता है. लेकिन जब आप अलॉटमेंट में आओगे, नाउ वी नो दैट एप्लीकेशंस आर allotted as shares. सो उसके बाद में हम अलॉटमेंट का प्राइस कॉल करेंगे पब्लिक को, आप हमें 5 रुपीज पर शेयर दे दो. ठीक है, उसके लिए कुछ डेट सेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल से 1/10/2025 अलॉटमेंट मनी हो जाएगा ड्यू. So company is expecting to call on which date? 1/10/2025 for allotment stage. So यहाँ पे अमाउंट है ड्यू, उसके बाद में पब्लिक विल पे द अमाउंट. ठीक है, सो इसकी वजह से यहाँ पे पहले हमें कैपिटल एंट्री पास करना पड़ेगा, देन वी हैव टू पास बैंक एंट्री, क्योंकि पहले ड्यू डेट आता है, उसके बाद में अमाउंट आ जाएगा. क्लियर? द सेम रीजन इज गिवन फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. यहां पे भी पहले अमाउंट ड्यू हो जाता है, सो फर्स्ट यू पास द कैपिटल एंट्री, देन यू पास द बैंक एंट्री. ठीक है, सो दीज आर द 6 सिंपल जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. बट वी नो दैट देयर आर different situations here. What kind of situations? Sometimes there will be under subscription, sometimes there will be over subscription, and the issue price may be at par or it may be at premium. So उस तरह का अगर सिचुएशन आ गया, हर एक सिचुएशन का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे. सो नाउ आई विल सॉल्व अ क्वेश्चन हियर. ओके, अलग अलग सिचुएशन के लिए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जर्नल एंट्रीज में ऑलरेडी लिखा हूं, बस हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके, हियर कंपनी नेम इज J Limited issued 50,000 shares of ₹10 each at par. So यहां पे सिचुएशन है par. What is par? Issue price is equal to face value. What is par? Issue price is equal to face value or nominal value. All the shares are subscribed. So यहां पे सिचुएशन है फुल सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज सिचुएशन हियर? फुल सब्सक्रिप्शन. अमाउंट रिसीव्ड एज फॉलोज, मतलब कंपनी जो अमाउंट रिसीव किया है वो 3 स्टेजेस में किया है. एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज. Okay, just remember the situation here. Situation is par and full subscription.
Now, as we know that for every situation we have to pass two journal entries. One will be the bank entry, other will be the capital entry. As we discussed, in case of application first we have to pass bank entry, then we have to pass capital entry. लेकिन उसके बाद में जब हम allotment में आएंगे, first we have to pass capital entry, then we have to pass bank entry. Even in first and final call, first capital entry, then bank entry. ठीक है? So I hope you understood this reason for passing फर्स्ट कैपिटल देन बैंक एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में क्यों डिफर हो जाएगा, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है. देखो, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दीज टू एंट्रीज फॉर एप्लीकेशन. अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले कैपिटल एंट्री हुआ, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद में बैंक एंट्री हो गया. दीज टू एंट्रीज फॉर अलॉटमेंट स्टेज. शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले अगेन कैपिटल देन बैंक एंट्री. दीज टू एंट्रीज आर फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. क्लियर? नाउ हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट. Calculation of amount is very easy. The stage price we have to multiply with number of shares. So application 3 rupees है, 3 rupees into 50,000, the amount will be 1,50,000. So starting जो दो एंट्री है एप्लीकेशन का, दोनों के लिए अमाउंट हो जाएगा 1,50,000. For allotment 5 rupees into 50,000, the amount will be 2,50,000. 2,50,000 is the amount for both the entries of allotment stage. Next one, first and final call price is 2, again multiply with 50,000, so here the amount will be 1 lakh. So last two entries which are related to first and final call, amount will be 1 lakh. Very simple and very easy, very basic question. So इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा और अमाउंट भी लिखना पड़ेगा. दिस इज अ फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है? देन द सेम क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन डिफरेंट सिचुएशन 2 में. देखो, क्वेश्चन सेम है. J Limited, number of shares are 50,000, face value is 10, but here the situation is premium. What is premium? Issue price is greater than face value. What issue price is greater than face value? Premium is 2 rupees. So यहाँ पे 10 rupees face value, premium 2, तो issue price हो गया 12, but face value is 2. Clear? And we know that the 2 rupees which is premium, we should transfer it to a separate account, and that account is called as securities premium account. ठीक है? So what is securities premium? What are the conditions to utilize securities premium? ये हम डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में. अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, देन प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, द प्रीवियस क्लास का जो वीडियो है उसको देखो, थ्योरी समझो, उसके बाद में आपको जर्नल एंट्रीज इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है? नाउ 40,000 एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी ने तो इशू किया था 50,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ 40,000 शेयर्स. सो दिस सिचुएशन इज अंडर सब्सक्रिप्शन. प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? फुल सब्सक्रिप्शन. कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 50,000 शेयर्स. लेकिन यहाँ पे कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ 40,000 शेयर्स. हेंस द सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन. क्लियर? नाउ द रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम. एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट यहाँ पे थोड़ा चेंज किया हूँ 6 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज. एप्लीकेशन का 2 रुपीज है, अलॉटमेंट का 6 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का लिया हूँ 4 रुपीज. ओके, देखो नाउ हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट एंड व्हाट इज अ चेंज इन जर्नल एंट्री, ये हम सीखेंगे.
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्रीज तो आपको पता है, बस थर्ड एंट्री में हमें और एक एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम द थर्ड एंट्री रेस्ट ऑल द एंट्रीज आर सेम. कैलकुलेशन डिफर्स कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. इसमें कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? नाउ एवरी स्टेज प्राइस वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, दैट इज 40,000. प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या किए थे, हर एक प्राइस 50,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई किए थे बिकॉज दिस द सिचुएशन वाज फुल सब्सक्रिप्शन. लेकिन यहाँ पे कंपनी इशू किया था 50,000 शेयर्स, पब्लिक ने सिर्फ 40,000 अप्लाई किया है, तो फिर हमें हर एक प्राइस 40,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अप्लीकेशन का अमाउंट हो जाता है 2 रुपीज इंटू 40,000, अमाउंट विल बी 80,000. अमाउंट हो जाएगा 80,000. ओके, नाउ ये देखो अलॉटमेंट है 6 रुपीज. अलॉटमेंट है 6 रुपीज. इन क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड. क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया कि प्रीमियम कौन सा स्टेज में है. कौन सा प्रीमियम? ये जो 2 रुपीज है प्रीमियम, वो कौन सा स्टेज में इंक्लूड है. ठीक है, सो वी विल अज्यूम दैट द प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट स्टेज. प्रीमियम कहां पे इंक्लूड है? अलॉटमेंट स्टेज में. सो इसका मतलब अमॉन्ग दिस 6 रुपीज 2 रुपीज इज प्रीमियम. ये जो 6 रुपीज है अलॉटमेंट का, उसमें 2 रुपीज प्रीमियम है बिकॉज प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन विच स्टेज? अलॉटमेंट स्टेज. इफ आउट ऑफ 6 2 रुपीज इज प्रीमियम, द 4 रुपीज विल बी कैपिटल. मैं फिर से रिपीट करूंगा. अलॉटमेंट का प्राइस है 6 रुपीज, अमॉन्ग दैट 2 इज व्हाट? प्रीमियम, एंड 4 इज कैपिटल. ठीक है, नाउ we know that if shares are issued at a premium, the premium amount is transferred to a separate account, and that premium is also a liability, so we have to credit it. इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. थर्ड एंट्री दैट इज अलॉटमेंट ड्यू एंट्रीज में इसको क्रेडिट करना पड़ेगा. सो द एंट्री विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सो थर्ड एंट्री क्या हुआ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. जो डिफरेंट थिंग से लिखा हूं दैट इज अ एक्स्ट्रा एंट्री हियर. व्हाट इज एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये तो फिक्स था, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे. बस सिक्योरिटीज प्रीमियम को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. क्लियर? नाउ हाउ टू राइट द अमाउंट? हाउ टू राइट द अमाउंट? देखो, शेयर अलॉटमेंट प्राइस इज 6, multiply with 4, 6 into 4, multiply with 40,000. So 40,000 shares into 6, amount will be 2,40,000. Okay, then share capital, out of 6, 4 rupees is capital, so 40,000 into 4, the amount will be 1,60,000. Then securities premium price is 2, so 2 into 40,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाता है 80,000. मैं फिर से रिपीट करूंगा. अलॉटमेंट का प्राइस है 6 रुपीज, सो 6 इंटू 40,000 विल बी 2,40,000. देन कैपिटल, आउट ऑफ 6 4 रुपीज इज कैपिटल, 4 इंटू 40,000 विल बी 1,60,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम प्राइस इज गिवन 2 इंटू 40,000, अमाउंट हो जाता है 80,000. नेक्स्ट अलॉटमेंट बैंक एंट्री, जो 2,40,000 है उसको यहां पे लेना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द अलॉटमेंट अमाउंट. ठीक है, जो अलॉटमेंट यहां पे डेबिट हुआ था उसको आप क्रेडिट कर दो विद द सेम अमाउंट 2,40,000. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वी नो दैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज 4 रुपीज. यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स 40,000. 40,000 shares into rupees 4, amount will be 1,60,000. So the last two entry amount will be 1,60,000. ओके, सो इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा इन दिस सिचुएशन. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सिचुएशन विच वी सॉल्व, इट वाज पार एंड फुल सब्सक्रिप्शन.
देन सेकेंड सिचुएशन में मैं लिया हूं प्रीमियम एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 इज ओवर सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन 3 इज व्हाट? ओवर सब्सक्रिप्शन। देखिए सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शेयर्स आर 50,000, फेस वैल्यू इज 10, सिचुएशन इज पार। यहां पे मैं प्रीमियम नहीं लिया, पार लिया हूं। 60,000 applications are received. So the situation is company issued 50,000 applications, but applications received are 60,000. So ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। What is situation here? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, इफ द सिचुएशन इज फुल सब्सक्रिप्शन, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। हमारे एग्जांपल में कंपनी ने इशू किया था 50,000 शेयर्स, पब्लिक भी 50,000 शेयर से अप्लाई किए थे, देयर वाज नो प्रॉब्लम। Then the second situation was under subscription. Company issued 50,000 shares, public applied for 40,000. Then we calculated by taking 40,000 shares. वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी इशूड 50,000 एप्लीकेशंस, लेकिन अप्लाई किया है फॉर 60,000। सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा है। अगर 10,000 एक्स्ट्रा है तो उसको किस तरह से कंपनी डील करेगा, वो एक सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर द कंपनी। एक्स्ट्रा आर 10,000 applications. Okay, 50,000 issued but 60,000 applied. Extra or what? 10,000 applications. Situation 1, कंपनी में रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। यहां पे जो 10,000 है वो पूरा का पूरा कंपनी रिजेक्ट करता है। ठीक है, सिचुएशन 2, जो एक्सेस है 10,000, पूरा 10,000 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल एडजस्ट विद अलॉटमेंट अमाउंट, प्रो रेटा बेसिस में एडजस्ट हो जाएगा। थर्ड वन, पार्ट ऑफ द 10,000 से 4,000 और 6,000, 10,000 का कुछ पार्ट एक्सेप्ट करेगा और 10,000 का कुछ पार्ट रिजेक्ट करेगा। दिस इज द थर्ड ऑप्शन। सो तीनों सिचुएशन में एंट्रीज किस तरह से पास करना है हम सीखेंगे। ओके, एप्लीकेशन 3 rupees, allotment 5 rupees, first and final call 2 rupees. Journal entries we have to pass in 3 situations. The first situation is excess shares are returned to the applicants. So यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था शेयर्स वो हो गया रिजेक्ट। तब हमें एंट्री कैसे पास करना पड़ेगा? देखो, एंट्रीज आर सेम, नो चेंज इन द एंट्री। ओके, बस ये चेंज हो जाएगा। एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 4 थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो सिचुएशन 1 में तो एंट्री नंबर 4 में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंट्री नंबर 1 में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यस, नाउ सी हियर हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट। Application price is 3 rupees. This 3 rupees we should multiply with 60,000 applications. जब पब्लिक अप्लाई किए थे, they applied for 60,000 shares and obviously they will give amount for 60,000 applications. पब्लिक कितने applications के लिए अमाउंट देते हैं? 60,000. So इसलिए फॉर फर्स्ट एंट्री जो बैंक एंट्री है यहां पे हमें लेना पड़ेगा 60,000 into 3, that is 1,80,000. कितना लेना पड़ेगा? 1,80,000. मैं यहां पे लिखूंगा इफ यू वांट applications which are applied into application price 3 rupees. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिचुएशन इज excess shares are returned. excess shares are returned. excess shares कितना है यहाँ पे? 10,000. तो एंट्री क्या हो जाता है? देखो,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो फिक्स है, हमें पता है। बस एक्स्ट्रा यहां पे आ जाएगा बैंक अकाउंट। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? बैंक अकाउंट। देखो, एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड विथ 1,80,000, एप्लीकेशन इज क्रेडिटेड विथ 1,80,000, सो ये डेबिट हो जाएगा विथ 1,80,000। ओके, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था 1,80,000, अब वो डेबिट हो जाएगा सेम अमाउंट 1,80,000 से। आउट ऑफ 60,000 एप्लीकेशंस, कंपनी एक्सेप्टेड ओनली 50,000 एंड रिजेक्टेड 10,000। सो जो एक्सेप्टेड है, जो कंपनी को रिक्वायरमेंट था, वो चला जाता है शेयर कैपिटल में। सो यहाँ पे 50,000 शेयर्स इंटू रुपीज, एप्लीकेशन का प्राइस 3, विच इज 1,50,000। ठीक है, एंड व्हाट इज रिजेक्टेड? 10,000 एप्लीकेशन वापस दे रहा है। अगर वापस दे रहा है देन ऑब्वियसली एप्लीकेशन के साथ अमाउंट भी वापस दिया जाता है। सो बैंक में अमाउंट आ जाएगा 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000। Understood? I'll repeat it again. The credited 1,80,000 we have to debit here. Then in share capital we have to take accepted shares. In a bank we have to take rejected shares. 50,000 shares are accepted, so multiply with 3 rupees. 10,000 shares are rejected, so multiply with 10,000 into 3, 30,000 हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट जो भी यहाँ पे स्टेजेस है, दैट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो जाएगा। हियर वी हैव टू सॉल्व अ नॉर्मल क्वेश्चन। किस तरह से? अगर आपको अलॉटमेंट का अमाउंट चाहिए 5 रुपीज इंटू 50,000, कैसे करना है? 5 रुपीज इंटू 50,000, 2,50,000, जो हम यूजुअली करते आ रहे थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2 रुपीज इंटू 1,00,000, 2 रुपीज इंटू 50,000, अमाउंट विल बी 1,00,000। बस मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा। वी नो द सॉल्यूशन हियर, एंट्रीज भी हमें पता है। नो चेंज इन द एंट्री, ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था 1,00,000, सो हियर वी हैव टू टेक सेम अमाउंट फॉर लास्ट 2 एंट्रीज। ओके, 1 लिखा था एक्चुअली, देखिए। सो वेयर इज द चेंज? चेंज इज ओनली इन सेकेंड एंट्री। वी हैव टू क्रेडिट बैंक। हमें क्या करना है? बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी इज पेइंग द अमाउंट, कैश इज गोइंग आउट, वी हैव टू क्रेडिट। डन। अगर एक्सेस अमाउंट इज रिजेक्टेड, एक्सेस शेयर्स आर रिजेक्टेड, देन फोर्थ एंट्री में कुछ इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट इज ओनली इन सेकेंड एंट्री। लेकिन बी केयरफुल while passing the first while writing the amount of first entry, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आप इसको 50,000 से मल्टीप्लाई मत करो, इसको 60,000 शेयर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो सिचुएशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन 1, एक्सेस शेयर्स आर रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन we will solve for the next one। यही क्वेश्चन हम क्या करेंगे? सेकेंड सिचुएशन के लिए सॉल्व करेंगे। एक्सेस शेयर्स आर एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एक्सेस शेयर्स आर एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, तब क्या हो जाएगा ये देखेंगे। देखो, टोटल 60,000 applications are received. Company actually required 10,000, okay, and extra 10,000 as per situation 1 they rejected, but as per situation 2 here they are saying they have accepted and adjusted with allotment। तब अमाउंट कैसे लिखना चाहिए? फर्स्ट एंट्री अमाउंट, देर इज नो चेंज, we have to multiply 60,000 shares into 3 rupees। सेकेंड स्टेज में शेयर एप्लीकेशन विच इज क्रेडिटेड डेबिट विथ 1,80,000,
जो क्रेडिट हुआ था 1,80,000 उसको डेबिट कर दो, यानी कि जो प्रीवियस सिचुएशन में सॉल्व किए थे सेम सिचुएशन, नो चेंज। शेयर कैपिटल में हमें शेयर कैपिटल में लेना पड़ेगा 50,000 शेयर्स इंटू 3। सर 50,000 इंटू 3 क्यों? अब सिचुएशन तो हो रहा है 60,000 पूरा एक्सेप्ट किया है। स्टूडेंट्स 60,000 पूरा एक्सेप्ट किया है, लेकिन कंपनी एप्लीकेशन में अमाउंट एक्सपेक्ट करेगा ओनली ऑन 50,000 शेयर्स। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अमाउंट ओनली ऑन 50,000 शेयर्स। सो यहाँ पे 50,000 इंटू 3 करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है सर बाकी का 10,000 का क्या? बाकी का जो 10,000 है एक्सेस वो एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट। सो इसलिए अब हमें यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक्सेस शेयर्स दैट इज 10,000 इंटू 3 रुपीज। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर 10,000 रिजेक्ट हुआ यहां पे क्रेडिट कर दो टू बैंक बिकॉज अमाउंट इज गोइंग आउट। अगर 10,000 जो एक्सेस है उसको एडजस्ट कर रहा है अलॉटमेंट के साथ, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट विथ एक्सेस शेयर्स। देन व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन अलॉटमेंट? अलॉटमेंट में देखिए अलॉटमेंट का प्राइस है 5। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 50,000। 60,000 का खेल हो गया खत्म इन फर्स्ट स्टेज ओनली। सो 50,000 इंटू 5, here amount will be 1,50,000, sorry 2,50,000. We know that in allotment stage the share capital is first due, then company will receive the amount. पहले कैपिटल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद में बैंक एंट्री पास करेंगे, ये तो हमें पता है। सो इसलिए हम 2,50,000 लिखे थे एंट्री नंबर 3 में। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 2,50,000, लेकिन यहां पे एक्चुअली कंपनी को 2,50,000 नहीं मिलता। देखिए क्या हो जाता है, शेयर अलॉटमेंट इज डेबिटेड विथ 2,50,000, सो ये क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000 से ही। मैं फिर से रिपीट करूंगा, शेयर अलॉटमेंट इज डेबिटेड विथ 2,50,000, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000 से। लेकिन कुछ अलॉटमेंट का अमाउंट एप्लीकेशन में इंक्लूड था। यहां पे देखो allotment is credited with 30,000 in which stage? in application। बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन स्टेज में अलॉटमेंट हो गया क्रेडिट। सो अब अलॉटमेंट में हो जाता है शेयर एप्लीकेशन डेबिट। कितना अमाउंट है? 30,000। So actually company is expecting 2,50,000, but out of that 30,000 is already adjusted from the excess amount of application. Hence the company will receive only 1,20,000 rupees. Clear? देखो important है, जब amount excess shares accepted and adjusted with allotment, application में allotment हो जाएगा credit, देन इन अलॉटमेंट एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट। एप्लीकेशन में अलॉटमेंट हो जाएगा क्रेडिट, अलॉटमेंट में एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट। कंपनी इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग 2,50,000, बट 30,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन स्टेज, हेंस कंपनी विल रिसीव ओनली 1,20,000। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, इसलिए इसका एंट्री अब पास नहीं करूंगा। सो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट इज दैट, 2 रुपीज इंटू 50,000, 1 लाख आ जाएगा। सो इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है इन सिचुएशन 2। व्हाट इज सिचुएशन 2? एक्सेस एप्लीकेशंस आर एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। ओके, या मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इन द नेक्स्ट वन 4,000 shares are returned, rejected and balance are adjusted with allotment. Total है 60,000. From that company is expecting only 50,000. So company issued only 50,000. There are 10,000 extra shares, excess shares. So from that now company is returning 4,000. कंपनी क्या कर रहा है? 4,000 रिटर्न करना है, रिजेक्ट कर रहा है, एंड रिमेनिंग 6,000
कंपनी इज एक्सेप्टिंग। ठीक है ना, हाउ टू पास द एंट्री, कुछ भी नहीं। देखिए सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा, जो रिजेक्ट हो रहा है उसके लिए बैंक को क्रेडिट करना है, जो एक्सेप्ट हो रहा है उसके लिए अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है। जो रिजेक्ट हो रहा है उसके लिए क्या करना है, बैंक को क्रेडिट करना है, ओके। और जो एक्सेप्ट हो रहा है उसके लिए अलॉटमेंट को क्रेडिट करना है। ओके या ये एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है, आई राइट इट इन स्मॉल लेटर्स हियर। यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट फॉर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशंस, देन हियर आई राइट टू अलॉटमेंट। थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ओके। नाउ हाउ टू राइट द एंट्री, ये तो चेंज नहीं होता, ये सेम रहेगा। 60,000 शेयर्स इंटू 3, 1,80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट सेम रहेगा 1,80,000। एंड इन द सेकेंड एंट्री जो क्रेडिट है 1,80,000 उसको डेबिट कर दो, ओके। और यहाँ पे हमें 3 एंट्रीज पास करना है, शेयर कैपिटल, बैंक एंड अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल इज एक्सेप्टेड, जो एक्सपेक्ट किया था कंपनी 50,000 शेयर्स, उसके लिए लिखना पड़ेगा विच इज 1,50,000। डन। बैंक हमें लिखना है द शेयर्स विच आर रिजेक्टेड, वी नो दैट 4,000 shares are rejected and application price is 3, hence bank entry amount हो जाएगा 12,000। allotment अगर 10,000 में से 4,000 हो गए रिटर्न, so 6,000 is adjusted with allotment, so यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 6,000 shares into 3 that is 18,000। थोड़ा यहाँ पे कंजेस्टेड हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन स्पेस नहीं था, I have written with the small letters. Next, third entry, share allotment account debit to share capital. Again, it is as usual. There are 50,000 shares and allotment price is 5. So here the amount will be 2,50,000. Okay. Then we know that in this situation also, again, in case of application, allotment is credited. So in allotment stage application should be debited. allotment के लिए देखिए, allotment डेबिट हुआ है 2,50,000, so बैंक एंट्री में इसको क्रेडिट करेंगे विद द सेम अमाउंट 2,50,000। देन ड्यूरिंग एप्लीकेशन कंपनी ऑलरेडी रिसीव्ड 18,000, सो 2,50,000 में से 18,000 ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टेज में आ चुका है, बचा कितना, 2,32,000 that will go to bank account. So 2,50,000 में से 18,000 आ गया था ऑलरेडी, तो रिमेनिंग 2,32,000 कंपनी विल रिसीव थ्रू बैंक। क्लियर। एंड लास्ट 2 एंट्रीज यू नो ये तो सेम रहेगा, 2 रुपीज इंटू 50,000, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगा इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, when applications are rejected or returned, when applications are accepted, when part of the applications are accepted and part of the applications are rejected, तीनों situations में हम solve किए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन with some extra point. Again there are 50,000 shares, 10 rupees is the face value, situation is par, कंपनी का नाम है J Limited. All the shares are subscribed, all the shares are subscribed, तो here the situation is full subscription and money duly received. जो कंपनी 50,000 shares इश्यू किया था, all the 50,000 shares are subscribed by the public and money is also duly received, but except on 2,000 shares held by Mr. Ram who failed to pay the first and final call money. अब देखिए यहां पे क्या है, there are total 50,000 shares, okay, out of 50,000 shares 2,000 shares are with Ram, the remaining 48,000 shares are with other public.
राम को छोड़ के जो बाकी के शेयर होल्डर्स हैं वो सब मिलके 48,000 शेयर्स लिए थे, राम ने सिर्फ लिया था 2,000 शेयर्स। सिचुएशन क्या है देखिए, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2। यहां पे क्या है, जब एप्लीकेशन स्टेज का आया था कंपनी को पूरा अमाउंट मिला ऑन ऑल द शेयर्स। सर ऑन ऑल द शेयर्स मतलब ऑन ऑल द 50,000 शेयर्स कंपनी रिसीव्ड द अमाउंट एट ₹3। नो प्रॉब्लम विथ एप्लीकेशन। जब अलॉटमेंट का ड्यू अमाउंट आ गया, अगेन कंपनी रिसीव्ड अमाउंट ऑन ऑल द 50,000 शेयर्स इंक्लूडिंग मिस्टर राम। लेकिन जब थर्ड स्टेज आ गया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, कंपनी कॉल किया था 50,000 शेयर्स के लिए, सिर्फ 48,000 शेयर का अमाउंट आ गया, क्योंकि जो राम है 2,000 शेयर होल्डर, 2,000 शेयर्स हेल्ड किया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं किया। आई विल रिपीट इन सिंपल टर्म्स, राम हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बट ही फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही तो दिया है यहाँ पे। व्हाट इज गिवन हियर? All the shares are subscribed and money is duly received except on 2,000 shares which are held by Mr. Ram who failed to pay first and final call। राम के पास 2,000 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पेमेंट नहीं किया। सो हाउ टू पास द जर्नल एंट्री? देखिए, स्टार्टिंग 5 एंट्रीज में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, द यूजुअल डिस्कशन जो किए थे वही आएगा। चेंज हो जाएगा अमाउंट ओनली इन केस ऑफ 6th एंट्री। हाउ टू पास द एंट्रीज वी विल डिस्कस। एंट्रीज तो हमें पता है, बस अमाउंट लिखेंगे, फटाफट अमाउंट लिखेंगे हम। देखिए, एप्लीकेशन है 3, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 50,000। 3 into 50,000 इज 1,50,000। स्टार्टिंग एप्लीकेशन का 2 एंट्रीज हैं, उसके लिए अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। अलॉटमेंट प्राइस इज 5 into 50,000, amount will be 2,50,000। सो अलॉटमेंट की जो 2 एंट्री हैं उसमें अमाउंट आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, प्राइस इज 2 एंड नंबर ऑफ शेयर्स आर 50,000। हियर अमाउंट इज 1,00,000। कौन सा सिचुएशन में? इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल एंट्री। ओके, देखिए, लेकिन हियर कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 1,00,000, ड्यू अमाउंट है 1,00,000, लेकिन राम ने 2,000 शेयर्स का अमाउंट पेमेंट नहीं किया। तो वो जो 2,000 पेमेंट नहीं किया यहां पे, उसको कंपनी सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज अनपेड अमाउंट। Okay, this is called as what? Unpaid amount. This unpaid amount is transferred to a separate account. That account is called as calls in arrears. ये अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाता है? Calls in arrears account. Calls in arrears account is asset for the company. डिस्कस किए थे फर्स्ट, दैट इज थ्योरी पार्ट में। What is calls in arrears? It is asset. Why it is asset? Because amount is receivable for the company. कंपनी को अमाउंट आने वाला है, that is why it is asset. If it is asset, we have to debit. ठीक है, so what is the entry of 6.1 now? Bank account debit, calls in arrears account debit to share first and final call. How to write the amount? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज डेबिटेड विथ 5,00,000। तो अब हम इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज डेबिटेड विथ 1,00,000, सो इट हैज टू बी क्रेडिटेड विथ 1,00,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ था 1,00,000 से, अब इसको क्रेडिट कर दो 1,00,000 से। देन कॉल्स इन अरियर्स, अरियर इज फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 2,000 शेयर्स। व्हाट इज द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्राइस? 2। सो अरियर में ट्रांसफर हो जाएगा 4,000। क्लियर? अगर 50,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर का अमाउंट नहीं आया, 48,000 का अमाउंट आ चुका है।
सो बैंक में चला जाता है 48,000 शेयर्स इंटू ₹2, दैट इज 96,000. क्लियर? देखो, देर आर 2 ऑप्शंस हियर. आप कॉल्स इन अरियर्स कंसिडर करके भी एंट्री पास कर सकते हैं एंड विदाउट कॉल्स इन अरियर्स आप एंट्री पास कर सकते हैं. मैं दोनों सिखाता हूं. कॉल्स इन अरियर्स अगर आप कंसिडर करना चाहोगे, इट हैज टू बी डेबिटेड विथ अनपेड अमाउंट. व्हाट इज अनपेड अमाउंट? द शेयर्स फॉर विच अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी. वो कौन सा स्टेज में था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था. सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैंक एंट्री में हमें कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करना पड़ेगा. क्लियर? देन अगर आप कहोगे सर हम अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स एंट्री पास नहीं करना चाहेंगे, देन हाउ टू पास द जर्नल एंट्री. इसके लिए एक अल्टरनेट एंट्री यहां पे लिख रहा हूं. जो यूजुअल एंट्री था हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही एंट्री पास करना है विदाउट कॉल्स इन अरियर्स. लेकिन यहां पे अमाउंट लिखना पड़ेगा डायरेक्टली 48,000 शेयर्स इंटू ₹2, 96,000, 96,000. ठीक है? विथ कॉल्स इन अरियर्स वी हैव टू पास एंट्री लाइक दिस. विदाउट कॉल्स इन अरियर्स डायरेक्टली आप 96,000 ले सकते हैं. ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, दैट इज अनपेड अमाउंट. डन? सो दीज आर द एंट्रीज विच वी डिस्कस्ड फॉर इश्यू पार्ट. अलग अलग सिचुएशन से पार, प्रीमियम, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अनपेड अमाउंट. ठीक है? सो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आ गया, कैसे करना है, मैं अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व किया हूं. नाउ वी विल प्रोसीड विद द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. अभी जो एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियसली, अनपेड अमाउंट, यही क्वेश्चन लेके हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? इसको समझने के लिए जो प्रीवियसली क्वेश्चन सॉल्व किए थे, विच इज अनपेड अमाउंट, कॉल्स इन अरियर्स के ऊपर था, वही क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके हम फॉरफीचर ऑफ शेयर्स सीखेंगे. देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता, कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. Okay, this 10 was divided into 3 stages: application, allotment, first and final call. Application ₹3, allotment ₹5, first and final call ₹2. Okay, and the information was Mr. Ram, who is holding 2,000 shares, failed to pay first and final call. सो राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अमाउंट पेमेंट नहीं किया था. तो अब देखिए क्या हो जाएगा. कंपनी आफ्टर वेटिंग फॉर सर्टन पीरियड, कुछ पीरियड के लिए कंपनी वेट करेगा. ही विल वेट फॉर राम्स पेमेंट. वो एक्सपेक्ट करता है कि राम पेमेंट कर सकता है. सो आफ्टर रिमाइंडिंग हिम 2-3 times और सेवरल टाइम्स, कंपनी विल डिसाइड टू कैंसल हीज शेयर्स. कंपनी क्या डिसाइड करता है? राम का शेयर्स कैंसल कर देता है. दिस कैंसलेशन ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर. सो व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स? जो राम का जो शेयर है ना, उसको कैंसल करता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट. ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट द शेयर ऑफ राम have been cancelled. This cancellation of share is called as forfeiture of shares. ठीक है? लेकिन कुछ कंडीशंस हैं. ऐसा नहीं कि अगर वो पेमेंट आज नहीं करेगा, आज सडनली हम इसको शेयर्स कैंसिल करेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, देयर आर सर्टन कंडीशंस फॉर दैट. सो हम सीखेंगे कंडीशंस फॉर फॉरफीचर्स क्या है. देखो, कंडीशन 1, BOD. BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी के मैनेजमेंट में कौन आते हैं? कंपनी के मैनेजमेंट में आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट गिव 14 days नोटिस टू द डिफॉल्ट शेयर होल्डर. हु इज द डिफॉल्ट शेयर होल्डर? राम. देखो, जब हम फॉरफीचर डिस्कस करेंगे,
हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, मैक्सिमम फोकस रहना चाहिए अनपेड अमाउंट के ऊपर, मतलब राम के जो शेयर्स है जिसके ऊपर कंपनी का अमाउंट नहीं आया था उसके ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। सो कंपनी को पहले राम को देना पड़ेगा 14 डेज का नोटिस। हु इज राम हियर? राम इज अ डिफॉल्ट शेयर होल्डर, उसको 14 डेज का नोटिस देना चाहिए, ये पहला कंडीशन। सेकेंड वन, नोटिस मस्ट कंटेन फेलियर टू पे द अनपेड अमाउंट विद इन मेंशन्ड पीरियड मे बी फॉरफिटेड। सो जब कंपनी ये नोटिस सेंड करेगा उस नोटिस में उनको लिखना पड़ेगा क्लियरली दैट if you are unable to pay, if you do not pay the amount within a mentioned period, your shares will be cancelled, forfeited. Understood? How many shares are to be forfeited? वो भी लिखना पड़ेगा. Then after forfeiture, so 14 days का पहले राम को हम नोटिस देंगे. We will wait for his response. Okay? So अगर वो within period वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, then we will forfeit the shares. लेकिन फॉरफिचर के बाद भी देखिए, फॉरफिचर के बाद इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द डिफॉल्टेड शेयर होल्डर. सो नॉट ओनली ड्यूरिंग फॉरफिचर, फॉरफिचर के बाद हमें राम को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा दैट मिस्टर राम योर शेयर्स आर फॉरफिटेड, आपके शेयर्स हम कैंसिल कर चुके हैं. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये भी करना पड़ेगा. देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर ऑन कॉल्स इज फॉरफिटेड. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए क्या है यहाँ पे पॉइंट. ऑन 2000 शेयर्स राम हैज पेड एप्लीकेशन अमाउंट. राम ने एप्लीकेशन पेमेंट किया था हॉनेस्टली. राम हैज पेड अलॉटमेंट आल्सो, करेक्ट. बट which amount is not paid? Ram failed to pay this amount, call amount. अंडरस्टूड. राम ने एप्लीकेशन का 3 रुपीज पेमेंट किया, अलॉटमेंट का 5 रुपीज भी पेमेंट किया, बट राम फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट. सो अब क्वेश्चन आता है सर हम क्या कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे. देखिए वी आर कैंसलिंग शेयर्स, वी आर कैंसलिंग राम शेयर्स, ये शेयर्स पॉइंट ऑफ हुआ, लेकिन हमें अमाउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा. वो कौन सा अमाउंट है? वो है रिसीव्ड अमाउंट 3 रुपीज एंड 5 रुपीज, टोटल 8 रुपीज इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी. राम से एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 5 ऑलरेडी कंपनी को आ चुका है, कंपनी रिसीव कर चुका है. दिस रिसीव्ड अमाउंट इज फॉरफिटेड. ये यहां पे कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर ऑन कॉल्स इज फॉरफिटेड. ऑन कॉल्स मतलब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो अमाउंट आ गया था उसको हम कैंसिल करेंगे. सर कैंसिल करके करेंगे क्या? देखिए इसको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. कौन सा? The amount which is received from the shareholder which is forfeited, the forfeited amount is transferred to a separate account and that account is called as share forfeiture account. ये कह रहा है पॉइंट नंबर 5 में. Forfeited amount is transferred to a separate account called share forfeiture account. Is that clear? So यहाँ तक क्या था कंडीशन? फर्स्ट वन 14 डेज का नोटिस देना चाहिए, उस नोटिस में कैंसलेशन का इंफॉर्मेशन रहना चाहिए. अगर आप विद इन अ पीरियड अमाउंट पेमेंट नहीं करोगे आपका शेयर्स कैंसिल कर सकते हैं. देन वेट फॉर सर्टन पीरियड, देन कैंसिल द शेयर्स. आफ्टर कैंसिलिंग द शेयर्स, आफ्टर फॉरफिटिंग द शेयर्स, अगेन कम्युनिकेटेड टू डिफॉल्टेड शेयर होल्डर. देन द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज शेयर फॉरफिचर अकाउंट. ठीक है. देन ये तो अकाउंट का हो गया ना, हम तो ट्रांसफर किए अमाउंट सेपरेट अकाउंट में. कौन सा? शेयर फॉरफिचर में. दैट अमाउंट वेयर शुड वी शो इन बैलेंस शीट. देखिए फॉरफिटेड अमाउंट जो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में है उसको कहां पे दिखना चाहिए? दिस इज शोन अंडर द हेड शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में जो फर्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें आ जाता है शेयर कैपिटल, वहां पे इसको दिखाना चाहिए. व्हाट इज दैट? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट. लेकिन कब तक? जब तक until the forfeited shares are reissued. So reissue is actually our next concept. Now what is that reissue? देखो हम राम का तो 2000 शेयर कैंसिल किए, राम से जो अमाउंट आया था रिसीव किए थे उसको हम फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर भी किए, लेकिन ये 2000 जो शेयर है राम का उसको हम अनदर शेयर होल्डर को, दूसरे शेयर होल्डर को हम रीइश्यू कर सकते हैं. ठीक है. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रीइश्यू पार्ट. जब तक रीइश्यू नहीं होता शेयर्स तब तक वो अमाउंट
शेयर फॉरफीचर में अंडर शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट वी हैव टू प्रेजेंट दैट अमाउंट इन बैलेंस शीट, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। ए पॉइंट में आपको नेक्स्ट अभी एक एग्जांपल सॉल्व करने वाला हूँ, वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा इसको थरली, क्योंकि जब मैं इशू पार्ट का एक्सप्लेन कर रहा था, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स एक्चुअली कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट इन 3 सिचुएशंस शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। वो पॉइंट एक्चुअली पेंडिंग था, मैं बताया था एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताता हूँ। सो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा ये डिस्काउंट कब इशू कर सकता है, ठीक है। सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ देखिए यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको फॉरफीचर इजी करना है देन वी हैव टू फोकस ऑन 4 अकाउंट्स। फर्स्ट वन शेयर कैपिटल, सेकेंड वन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, थर्ड वन कॉल अकाउंट एंड फोर्थ वन कैपिटल रिजर्व। ओके, चारों अकाउंट का हम डिस्कस करेंगे। देखो इश्यू पार्ट में क्या हुआ था, द एंट्रीज विच वी पास नाउ, इफ यू ऑब्जर्व हर एक एंट्री में देखो वी हैव क्रेडिटेड शेयर कैपिटल, यस और नो। यू टेक एनी सिचुएशन वी हैव क्रेडिटेड व्हाट, शेयर कैपिटल। क्यों? बिकॉज शेयर कैपिटल द अमाउंट इज इंक्रीजिंग, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, इसलिए शेयर कैपिटल मतलब कैपिटल इज इंक्रीजिंग, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, सो दैट इज व्हाई लायबिलिटी इज क्रेडिटेड हियर। लेकिन अब क्या हो रहा है, शेयर्स कैंसिल हो रहा है। समझ में आ गया? फॉरफीचर में क्या हो रहा है, शेयर्स कैंसिल हो रहा है। इशू में क्या होता है, शेयर्स इंक्रीज हो रहा था, हम शेयर्स इशू कर रहे थे, शेयर अमाउंट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब कैंसिल हो रहा है ना फॉरफीचर में। दैट इज व्हाई शेयर कैपिटल यहां पे हो जाएगा डेबिट। व्हाई? बिकॉज शेयर कैपिटल अमाउंट इज डिक्रीजिंग। शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस वी हैव टू डेबिट इट। मैं फिर से बताता हूं, इशू पार्ट में शेयर कैपिटल अमाउंट इंक्रीज हो रहा था इसलिए वहां पे उसको क्रेडिट किए थे, लेकिन फॉरफीचर में शेयर कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज हो जाता है इसलिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड वन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट रहता है, शेयर फॉरफीचर में अमाउंट रहता है रिसीव्ड। ओके, जो ओल्ड शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव किए थे वो रिसीव्ड अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रहता है, ठीक है। देन थर्ड वन इज कॉल अकाउंट। सर एक कॉल अकाउंट है क्या? एक्चुअली मैंने अरेज किया, एप्लीकेशन था हमारे एग्जाम्पल में 3, अलॉटमेंट में था 5 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में था 2 रुपीज़। सो हमारे एग्जाम्पल में राम फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। राम ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया, जो पेमेंट नहीं किया वो अमाउंट आ जाता है कॉल अकाउंट। अगर वो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाता है, कॉल पेमेंट नहीं किया तो कॉल का अमाउंट यहाँ पे आ जाता है। मतलब जिस स्टेज में उसने पेमेंट नहीं किया उस स्टेज का नाम यहाँ पे आ जाता है। एंड वी नो दैट if amount is unpaid by any shareholder, we can transfer it to a separate account which is calls in arrears. अगर कंपनी अमाउंट ऑलरेडी अरियर में ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे अरियर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी का प्रैक्टिस है ट्रांसफरिंग द अनपेड अमाउंट इनटू कॉल्स इन अरियर्स, देन यू टेक कॉल्स इन अरियर्स। अगर कॉल्स इन अरियर्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया देन वी हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर स्टेज फॉर विच अमाउंट इज नॉट पेड। क्लियर? देन कैपिटल रिजर्व, जब हम एंट्री सीखेंगे वहां पे मैं आपको सिखाता हूं। सो ओवरऑल आप याद रखिए, इन केस ऑफ फॉरफीचर एंड रेशियो आपको 4 अकाउंट का थोड़ा मतलब समझना चाहिए, 4 अकाउंट्स का आपको समझना चाहिए। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बिकॉज शेयर कैपिटल इज डिक्रीजिंग। शेयर फॉरफीचर में रहता है रिसीव्ड अमाउंट, कॉल में रहता है नॉट रिसीव्ड अमाउंट। कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जांपल में। देखिए अगेन द सेम क्वेश्चन, जे लिमिटेड 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू इज 10। आई हैव टेकन द सेम एग्जांपल 2,000 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर राम हु फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो क्वेश्चन किए थे अभी प्रीवियसली सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फॉरफीचर एंड री इशू सिचुएशन में। कौन सा सिचुएशन में? फॉरफीचर एंड री इशू सिचुएशन में, ठीक है। सो अभी जो डिस्कशन हुआ था यहाँ पे सिर्फ फॉरफीचर पार्ट का डिस्कशन हुआ था। री इशू इज वेरी सिंपल, जो कैंसिल हुआ है शेयर्स उसको री इशू करना है, ठीक है। सो अगर
अगर रीइश्यू करना है तो फिर हमें अलग अलग सिचुएशन में उसको एंट्री पास करना है. देखिए, एंट्रीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स forfeited Ram's share for non-payment of call money and reissued at. राम का शेयर हम दूसरे पर्सन को जब रीइश्यू करेंगे, वो अलग अलग सिचुएशन में यहां पे लिया हूं. अगर 8 रुपीज पर शेयर रीइश्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाता है, 10 रुपीज पर शेयर रीइश्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाता है, 12 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज पर शेयर अगर हम रीइश्यू करेंगे, देन व्हाट एंट्री वी हैव टू पास, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट, ये सब डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे है राम का जो 2000 शेयर है वो रोहन को रीइश्यू चुका है. किसको? रोहन को रीइश्यू हो चुका है. एंड वन पॉइंट यू रिमेंबर, व्हेन वी इश्यू द शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इश्यू ऑफ शेयर्स. लेकिन जब हम फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू करेंगे, यूजुअली यहाँ पे रीइश्यू हो जाता है बाय ऑक्शन, इसलिए इसको सेल ऑफ शेयर्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सेल ऑफ शेयर कहा जाता है. सो ऑक्शन में कितना प्राइस हो जाएगा उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है वेदर द शेयर्स टू बी रीइश्यूड और नॉट टू बी रीइश्यूड. ठीक है. और रीइश्यूड का भी कुछ कंडीशंस है, लाइक यहाँ पे फॉरफिचर के कंडीशंस है, उसी तरह से रीइश्यू का भी कंडीशन है. रीइश्यू का कंडीशन लास्ट में आपको सिखाता हूँ, पहले जर्नल एंट्रीज सीखेंगे. देखो, the first entry here is forfeiture entry. What is first entry? Forfeiture entry. What is entry here? Share capital account debit to share forfeiture account to share first and final call account. Share forfeiture is debited. Why it is debited? Sir, we know that because liability is debited. Liability is decreasing, so we have to debit. Then टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, रिमेंबर शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट रहता है? शेयर फॉरफिचर में रहता है रिसीव्ड अमाउंट. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कौन सा अमाउंट रहता है? अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड. यहां पे अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड. ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा एग्जांपल में था, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट रिसीव्ड स्टेज. ये हो गया रीइश्यू एंट्री. डन. देखो, सॉरी, ये हो गया फॉरफिचर एंट्री. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, सो डेबिट इट. टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट रिसीव्ड अमाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नॉट रिसीव्ड अमाउंट. ये हो गया फॉरफिचर एंट्री. नाउ दिस वन इज रीइश्यू एंट्री. ये कौन सा एंट्री है? ये है रीइश्यू एंट्री. देखिए क्या हो रहा है, राम का शेयर्स फॉरफिट करने के बाद हम इसको रोहन को रीइश्यू करेंगे. किसको रीइश्यू करेंगे? रोहन को रीइश्यू करेंगे. जब रोहन को रीइश्यू करेंगे, रोहन हमें अमाउंट पेमेंट करता है. आई रिपीट इट अगेन. राम का शेयर जब हम फॉरफिट किए थे, फॉरफिटेड शेयर्स वी आर रीइश्यूइंग टू होम? रोहन. अब रोहन हमें क्या करता है? पेमेंट करता है. सो कैश इज कमिंग इन. कैश इज व्हाट? कमिंग इन. वी हैव टू डेबिट बैंक. We have to debit bank. Then again, when Rohan is paying the amount, share capital is again increasing. So liability increases. We have to credit share capital. हमें क्या करना है? share capital को credit करना पड़ेगा. ठीक है. Then what is that share forfeiture? Why we have debited? ये डिस्कस करेंगे. देखिए, ये यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है. What is the called up price? Called up price in our example it is 10 rupees. Face value equal to face value है 10 rupees. Okay. Okay. This was divided. This is actually divided into 3 parts: application, allotment and call. application है 3, allotment है 5, call है 2 rupees. एकदम आराम से जाएंगे हम. इंपॉर्टेंट पार्ट है. Our focus should be only on 2000 shares because 2000 shares are forfeited and 2000 shares are reissued. देखो, राम has paid application amount without fail. राम ने application का amount already payment कर चुका है. Ram has paid the amount of allotment also, but Ram failed to pay first and final call. So application and allotment together he paid already 8 rupees. This 8 rupees is received price from Ram. ये किसका अमाउंट है? राम का अमाउंट है.
as we know that this received amount we should transfer to a separate account, that is share forfeiture account. हम इसको ऑलरेडी ट्रांसफर किए हैं शेयर फॉरफीचर में. यहां तक क्लियर है? अब देखो, एज पर सिचुएशन वन राम्स शेयर वी आर री इशुइंग टू रोहन. राम का जो शेयर है कितना है शेयर्स? 2000. ये 2000 शेयर्स हम रीइशू करेंगे किसको? रोहन को. बट रीइशू कितने में हो गया? 8 रुपीज. यहां पे दिया है देखो, रीइशूड टू रोहन एट एज पर सिचुएशन वन 8 रुपीज. रोहन इज सेइंग दैट हम सिर्फ 8 रुपीज दे देंगे. करेक्ट? बट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कॉल्ड अप प्राइस फ्रॉम रोहन. कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रोहन से हमें 10 रुपीज आ जाएगा, लेकिन रोहन ने कहा हम सिर्फ 8 रुपीज दे देंगे. तो यहां पे एज पर द कंपनीज एक्सपेक्टेशन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 2 रुपीज. यहां पे हमें कितना चाहिए? 2 रुपीज चाहिए. सो अब हम क्या करेंगे, ये जो राम का 8 रुपीज था, ओल्ड शेयर होल्डर राम, उसका जो 8 रुपीज था उसमें से 2 रुपीज यहां पे एडजस्ट करेंगे. सो राम से हम 2 रुपीज माइनस करेंगे तो राम का अमाउंट बचा 6 रुपीज, और ये 2 रुपीज हम यहां पे एडजस्ट करेंगे एज पर द कंपनी. नाउ कंपनी रिसीव्ड 10 रुपीज. ये तो क्लियर है सर. रोहन 8 रुपीज पेमेंट किया था, राम का 2 रुपीज एडजस्ट किए, 10 रुपीज एज पर एक्सपेक्टेड वी रिसीव्ड. काम खत्म. कंपनी इज हैप्पी, रोहन इज हैप्पी. लेकिन अब एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. पॉइंट इज सर राम ने पेमेंट किया था टोटल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 8 रुपीज. 8 में से 2 आप रोहन के अमाउंट के साथ एडजस्ट किए, बचा 6 रुपीज. सर इस 6 रुपीज को आप क्या करोगे? इस 6 रुपीज को हम ट्रांसफर करेंगे एक सेपरेट अकाउंट में, एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व. ये अकाउंट पेंडिंग था, मैं बताया था आपको, बाद में बताता हूं. रिमेंबर व्हाट इज कैपिटल रिसीव्ड? कैपिटल रिजर्व when shares are reissued, when forfeited shares are reissued, when forfeited shares are reissued, the balance of share forfeiture after reissue के बाद शेयर फॉरफीचर में जो भी अमाउंट बचेगा, दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. मैं फिर से रिपीट करूंगा. शेयर फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू करने के बाद शेयर फॉरफीचर में जो भी बैलेंस बचा है उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है? या तो अब बैंक आपको आ गए यहां पे समझ में रीइश्यू एंट्री में. बैंक, व्हाई वी हैव डेबिटेड बैंक? बिकॉज रोहन इज पेइंग द अमाउंट, कैश इज कमिंग इन. व्हाई वी हैव क्रेडिटेड शेयर कैपिटल? बिकॉज अगेन द कैपिटल अमाउंट, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग. तो क्वेश्चन था सर ये शेयर फॉरफीचर डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि बॉस हम यहाँ पे 8 रुपीज रिसीव किए थे राम से, उसमें से 2 रुपीज क्या हो रहा है? यूज हो रहा है रोहन के लिए. सो फॉरफीचर जब अमाउंट रिसीव हुआ था, ए लायबिलिटी बन गया था, इसको हम क्रेडिट किए थे, लेकिन उसमें से 2 रुपीज हम एडजस्ट करेंगे किसके साथ? रोहन के साथ. सो वो लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको हम डेबिट करेंगे. समझ में आ गया? ये हो गया रीइश्यू एंट्री. फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर इज क्रेडिटेड बिकॉज अमाउंट इज रिसीव्ड. रीइश्यूड में शेयर फॉरफीचर इज डेबिटेड बिकॉज रिसीव्ड अमाउंट इज यूज्ड फॉर न्यू शेयर होल्डर. देन द थर्ड वन इज ट्रांसफर एंट्री. एक्चुअली ये जो नाम है मैं दे रहा हूं, ओके, फॉरफीचर एंट्री, रीइश्यू एंट्री, ये ट्रांसफर है ना, मैं दे रहा हूं. व्हाट इज अ ट्रांसफर आपको समझ में आ जाता है. देखो, राम से हम रिसीव किए थे 8 रुपीज, उसमें से 2 रुपीज यहाँ पे यूज हो गया, बचा कितना? 6 रुपीज. वो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में. द सेम पॉइंट वी डिस्कस्ड हियर. 8 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम राम, फ्रॉम दैट 2 इज यूज्ड फॉर रोहन, रिमेनिंग इज 6 रुपीज. दिस 6 रुपीज इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. ठीक है? सो यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं बाय टेकिंग द प्राइस. जब आप प्राइस लेके, प्राइस मतलब जो है ना कॉल प्राइस, वो प्राइस लेके हम डिस्कस कर रहे हैं. इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. क्लियर? एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करो. फर्स्ट यू फोकस ऑन द प्राइस. ठीक है? अमाउंट चाहिए तो इट इज वेरी सिंपल. हर एक प्राइस यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है मल्टीप्लाई विथ 2000 शेयर्स. रिमेंबर स्टार्टिंग जो 50,000 शेयर्स हैं, दोज 50,000 शेयर्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर इशू पार्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज. जब आप फॉरफीचर एंड रीइश्यू में आओगे
तो आपको फॉरफिटेड शेयर्स एंड रीइश्यूड शेयर्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, सो इसी के साथ हम क्या करेंगे, यहां पे अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। ओके, सीआर शेयर कैपिटल, हाउ टू राइट द अमाउंट, देर आर 2000 शेयर्स एंड कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 10 रुपीज, कॉल्ड अप प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। शेयर कैपिटल को क्या करना है, कॉल्ड अप प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द कॉल्ड अप प्राइस हियर, 10 रुपीज, पूरा का पूरा कॉल हो चुका है इसलिए मैं यहाँ पे 10 रुपीज लिया हूं। ओके, सो 2000 इंटू 10 अमाउंट हो जाएगा 20,000, करेक्ट ना। फ्रॉम 10 रुपीज व्हाट इज द रिसीव्ड प्राइस, कितना रिसीव किए थे हम राम से, सर 8 रुपीज रिसीव किए थे। 8 कैसे, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 5, टोटल हम राम से रिसीव किए थे 8 रुपीज। सो 2000 इंटू 8 16,000 हो जाएगा। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आ जाता है द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड प्राइस कितना था, 2 रुपीज था। सो 2 रुपीज यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2000 इंटू 2 रुपीज, ये हो जाएगा 4000। क्लियर, ये हो गया फॉरफिचर एंट्री का अमाउंट। देन रीइश्यू, बैंक में रिसीव्ड अमाउंट एज पर सिचुएशन 1 द शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8। सो यहां पे आ जाएगा 2000 शेयर्स इंटू ₹8, अमाउंट इज 16,000, करेक्ट। बट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग व्हाट, कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कॉल्ड अप प्राइस एंड कॉल्ड अप प्राइस इज 10। कॉल्ड अप प्राइस कितना था, 10। सो कंपनी इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग 20,000, लेकिन हमें 10 में से सिर्फ मिला है 8 रुपीज, स्टिल वी नीड 2 रुपीज। सो 2 को मल्टीप्लाई करो 2000 शेयर से। मैं फिर से रिपीट करूंगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। बैंक के लिए आपको लेना पड़ेगा रीइश्यू प्राइस, रीइश्यू प्राइस टू रोहन इज 8 रुपीज, सो मल्टीप्लाई विथ रीइश्यूड शेयर्स। शेयर कैपिटल में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कॉल्ड अप प्राइस इज 10, 10 मल्टीप्लाई विथ रीइश्यूड शेयर्स। Out of 10, if 8 is received, not received price is 2, multiply with forfeiture debit amount. Clear? Then, now we received 8 rupees from Ram. From that 2 is adjusted with reissue, that is Rohan. Remaining is what? 6 rupees. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2000 shares को 6 rupees से multiply करेंगे. It will be 12,000. 12,000 is transferred to capital reserve account. Understood? So this way we have to pass 3 entries: forfeiture, reissue and transfer entry. ठीक है, एक पॉइंट आप याद रखो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन विच आई एम सॉल्विंग हियर, 2000 शेयर्स आर फॉरफिटेड एंड 2000 शेयर्स आर रीइश्यूड। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर 2000, फ्रॉम दैट ओनली 1500 शेयर्स आर रीइश्यूड। अगर 2000 शेयर फॉरफिट हुआ, it doesn't mean that all the 2000 shares are immediately reissued. हो सकता है कुछ part of shares only reissued. अगर 2000 में से मान लीजिए 1500 shares are reissued, तब क्या हो जाता है, forfeiture में आपको लेना पड़ेगा 2000 shares for calculation, reissued में आपको लेना पड़ेगा 1500 shares which are reissued. So क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे be careful, okay? forfeiture के लिए 2000 shares, reissue एंट्री के लिए 1500 shares. 1500 शेयर का जो अमाउंट बचेगा उसको यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। अंडरस्टूड? सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। फिलहाल हम इजी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो वी सॉल्व सिचुएशन 1, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8, if the shares are reissued at ₹8, how to pass the journal entries. Now situation 2, if forfeited shares are reissued to Rohan at ₹10 per share, how to pass जर्नल एंट्री। देखिए, सिर्फ रीइश्यू प्राइस चेंज हो रहा है, फॉरफिचर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। सो फॉरफिचर का जो अमाउंट है मैं यहाँ पे एज इट इज लिखूंगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता, प्रीवियस क्वेश्चन में रीइश्यू वाज 8 रुपीज बट नाउ रीइश्यू इज 10 रुपीज। देखिए अब क्या हो जाएगा, रोहन इज सेइंग दैट द न्यू शेयर होल्डर, sir, I'm ready to pay 10 rupees. So 2000 into 10, 20,000. And company is also expecting called up price. Called up price is 2000. So ये भी हो गया 20,000.
तो अगर 20,000 एक्सपेक्टेशन से 20,000 आ गया, देन वी नीड नॉट एडजस्ट एनी अमाउंट ऑफ व्हाट ओल्ड शेयर होल्डर राम. अगर रोहन इज पेइंग 10 रुपीज, अंडरस्टूड. यहां पे देखिए इस एग्जांपल में बताता हूं. यहां पे इस एग्जांपल में अब रोहन क्या कर रहा है? ओके, रोहन क्या कर रहा है? ही सेइंग सर आई विल पे 10 रुपीज. कंपनी का एक्सपेक्टेशन कितना है? 10 रुपीज. रोहन इज ऑल्सो पेइंग 10 रुपीज. सो राम का जो 8 रुपीज है, यहां से हमें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है ही नहीं. अगर एडजस्ट ही नहीं करोगे, जो पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर अमाउंट है, जो पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर अमाउंट है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. मैं फिर से रिपीट करूंगा. अगर यहां पे रीशो में कुछ शॉर्टेज है, सो 16,000 में से शॉर्टेज अमाउंट यहां पे एडजस्ट करेंगे, मतलब शेयर फॉरफीचर का कुछ अमाउंट यहां पे यूज करेंगे. अगर शॉर्टेज है ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा, पूरा का पूरा शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. दिस इज सिचुएशन 2. When company receives the called up price, then the whole amount of share forfeiture account is transferred to capital reserve. Clear? ये हमारा सिचुएशन 2 था. नेक्स्ट सिचुएशन 3. सिचुएशन 3. व्हाट इज सिचुएशन 3? रोहन पेड ₹12 पर शेयर. कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रहा है? 10 रुपीज. लेकिन रोहन कितना पेमेंट किया? 12 रुपीज. सर वी नो दैट, वी लर्न इट ऑलरेडी. What is that? Sir, issued price is greater than called up price, face value. तो यहाँ पे जो एक्सेस है ना 2 रुपीज, ये प्रीमियम हो जाता है, तब हम इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करना चाहिए. अब सिचुएशन देखिए क्या हो जाएगा. ओके, यहाँ पे सिचुएशन 3. री इश्यूड एट ₹12 पर शेयर. वी नो दैट यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होता, फॉरफीचर हो गया 2,000 शेयर्स. ठीक है. सो रिसीव्ड अमाउंट, नॉट रिसीव्ड अमाउंट, कुछ भी चेंज नहीं है. ओनली द चेंज इज इन रीइश्यूड पार्ट. नाउ एज पर सिचुएशन 3, राम पेड 12 रुपीज. सो यहां पे क्या हो जाएगा? 2,000 शेयर्स इंटू 12, यानी कि कंपनी रिसीव्ड 24,000. कंपनी ने कितना रिसीव किया? 24,000 रिसीव किया. अंडरस्टूड? तो कंपनी इज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग 10, बट रोहन पेड मोर देन 10. सो हम अगेन राम का जो अमाउंट है वहां से कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत है ही नहीं. ये देखिए यहां पे कंपनी इज एक्सपेक्टिंग व्हाट? 10 रुपीज. रोहन पेड मोर देन 10. सो राम से कुछ भी अमाउंट यहां पे एडजस्ट नहीं करेंगे. एडजस्ट कब करेंगे? जब रोहन लेस देन कॉल्ड अप पेमेंट करेगा. तो अगर रोहन कॉल्ड अप प्राइस से भी कम पेमेंट करेगा तो हम शॉर्टेज यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉल्ड अप प्राइस से ज़्यादा है. सो क्या हो जाएगा? वी नीड नॉट एडजस्ट एनी अमाउंट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर, हेंस शेयर फॉरफीचर वी शुड नॉट डेबिट. देन शेयर कैपिटल इज ऑलवेज मल्टीप्लाई विथ कॉल्ड अप प्राइस विच इज 10. सो यहाँ पे हो जाएगा 20,000 एंड रिमेनिंग इज ट्रांसफर टू securities premium account. 2,000 into 2, 4,000. Done. What about capital reserve? Sir, nothing is used from share forfeiture here. शेयर फॉरफीचर का एक भी अमाउंट यहाँ पे 1 रुपये भी डेबिट नहीं हुआ. देन द होल 16,000 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. ये हो गया सिचुएशन 3. डन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज 2 रुपीज पर शेयर. इंटरेस्टिंग है. रोहन क्या कर रहा है यहाँ पे? रोहन इज सेइंग दैट न्यू शेयर होल्डर, सर मैं सिर्फ 2 रुपीज पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ. सो कंपनी ने री इशू किया 2 रुपीज पर शेयर. कंपनी का एक्सपेक्टेशन कितना है? सर 10 रुपीज पर शेयर है, लेकिन आ गया कितना? ओनली 2 रुपीज पर शेयर. तो शॉर्टेज कितना है? सर शॉर्टेज है 8 रुपीज. अगर इसको 10 करना है, शॉर्टेज कितना है? 8 रुपीज. नाउ पूरा का पूरा जो है यहाँ पे अमाउंट, वो पूरा यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ. समझ में आ गया? राम हमें ऑलरेडी पेमेंट किया था 8 रुपीज. रोहन इज सेइंग दैट सर आउट ऑफ 10 वी आर रेडी टू पे ओनली 2 रुपीज.
सो अगर उसको 10 करना है हमें फिर भी 8 रुपीज की जरूरत है. दिस 8 रुपीज वी विल एडजस्ट इट फ्रॉम व्हाट, राम का पूरा अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करेंगे. अगर इस तरह का सिचुएशन आ गया देन हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज. यहाँ पे देखिए, नो चेंज इन द फर्स्ट एंट्री. We are discussing only for reissue, different situation. Reissue at ₹2 per share. देखो, here Rohan is saying, sir, I am ready to pay ₹2 per share. यानी कि उसने सिर्फ ₹4,000 पेमेंट किया. What is company's expectation? Company is expecting ₹10 per share, मतलब 20,000. So अगर 10 में से 2 आ गया और कितना चाहिए, हमें चाहिए ₹8. 16,000. 16 plus 4 is what, 20 now. So यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में 16,000 था, पूरा का पूरा यहाँ पे यूज हो चुका है. ₹8 is actually received and it is fully utilized here. If share forfeiture is fully utilized, no amount to be transferred to capital reserve. So capital reserve में आप ट्रांसफर कब करोगे, अगर रीइश्यू के बाद शेयर फॉरफीचर में बैलेंस बचेगा तो. लेकिन यहाँ पे बैलेंस ही नहीं बचा, पूरा रोहन ने खा गया. सो यहाँ पे नो नीड टू ट्रांसफर द अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व. सो दिस इज अवर सिचुएशन, ₹2 पर शेयर. लास्ट वन तो बहुत इंटरेस्टिंग है. ओके, लास्ट सिचुएशन, इफ री इशू इज एट ₹1 पर शेयर, तो हालत क्या हो जाएगा. ओके थोड़ा यहाँ पे और एक बार लिखूंगा, मार्किंग एक्चुअली बहुत हुआ. यस, ये देखो. नाउ रोहन इज सेइंग दैट सर आई एम रेडी टू पे ओनली ₹1 पर शेयर, बट व्हाट कंपनी इज एक्सपेक्टिंग ₹10 पर शेयर. कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है ₹10 पर शेयर, बट रोहन पेड ओनली ₹1 पर शेयर. नाउ देखो सिचुएशन, अगर राम का भी यहाँ पे ₹8 एडजस्ट करोगे फिर भी ये 10 नहीं हो रहा है, कॉल्ड अप प्राइस नहीं हो रहा है, कंपनी का एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहा है. इन सच सिचुएशन कंपनी कैन नॉट मेक री इश्यू. समझ में आ गया. अगर री इश्यूड प्राइस, कौन सा प्राइस, reissued price and forfeited price put together is not equal to called a price, then company cannot make reissue, क्योंकि कंपनी को हो रहा है लॉस. कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. ठीक है. सो दीज आर द, अगर लॉस हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगा. देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे पास करना है. लास्ट वन, आप सिर्फ इसका एंट्री पास कर सकते हैं. व्हाट इज दैट, फॉरफीचर का एंट्री पास कर सकते हैं, रीइश्यू का नहीं कर सकते. क्यों, अरे रीइश्यू हुआ ही नहीं. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी हैव कंप्लीटेड ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस हियर, ऑल द 5 टाइप्स वी हैव कंप्लीटेड. अब रीइश्यू का कंडीशंस पढ़ेंगे. ओके, प्रीवियस स्लाइड में क्या होता है, यहाँ पे वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर एंड कंडीशंस फॉर फॉरफीचर. यहाँ पे एक पॉइंट पेंडिंग था, डिस्काउंट. ओके, उसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. देखो इन अवर लास्ट क्लास जब मैं इश्यू पार्ट का थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था, ओके, देयर वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ इश्यू प्राइस. Types of issue price. If face value is 10, we can issue price can be 10, it can be 8 or it can be 12. If it is equal to the face value, issue price is equal to face value, it is called as par. If it is less than face value, it is called as discount. If it is more than face value, it is called as premium. So as per Companies Act 2013, company can issue shares at par and premium, but company cannot issue shares at discount. 2013 एक्ट के हिसाब से
कंपनी शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकता, लेकिन एक्सेप्ट इन 3 सिचुएशन। 3 सिचुएशन में कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकता है। फर्स्ट वन, ये जो अभी डिस्कस किए थे फॉरफीचर। देखिए सिचुएशन 1 देखो, व्हाट इज सिचुएशन 1? रोहन को हम 8 रुपीज पर शेयर में इशू कर रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज द फेस वैल्यू? फेस वैल्यू इज 10, कॉल्ड अप प्राइस इज व्हाट 10, सो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 10, लेकिन रोहन कितना पेमेंट किया? 8 रुपीज पर शेयर। 8 रुपीज इज लेस देन कॉल्ड अप प्राइस, सो इस सिचुएशन हो गया डिस्काउंट। समझ में आ गया? सो अगर फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड, इन सच रीइश्यू शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट। सेकेंड वन, स्वेट इक्विटी शेयर्स। जब कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करता है अपने एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स को, तब क्या कर सकता है? कॉल्ड अप प्राइस से, फेस वैल्यू से, मैंने कि डिस्काउंट में इशू कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है सर कंपनी अपने एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टर्स को कम प्राइस में इशू क्यों कर रहा है? अज्यूम करो यहाँ पे वी आर इशूइंग टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज एट 8 रुपीज पर शेयर। सर कम प्राइस में क्यों इशू करेगा? so that we can motivate them, we can encourage them so that they can come and work for the company. इसलिए इनको encouragement करने के लिए हमें कम प्राइस में इशू करना पड़ेगा। when we issue shares at less than face value, it is called as discount. then the third one is creditors को, ओके जब कंपनी के क्रेडिटर्स को हम शेयर्स इशू करेंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। सो ओनली इन दीज 3 सिचुएशंस कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। अपार्ट फ्रॉम दैट इन एनी सिचुएशन कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। ये फर्स्ट पार्ट जो इशू पार्ट थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर रहा था वहाँ पे पेंडिंग था, वो पेंडिंग कंसेप्ट में अभी कवर कर चुका हूँ। डन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंडीशंस ऑफ रीइशू। देखो फर्स्ट वन, reissue of shares is not allotment of shares, it is only sale। मैं बता चुका हूं जब हम forfeited shares reissue करेंगे तब ये क्या हो जाता है? it is not issue of shares, it is sale of share। usually ये auction से हो जाता है, that is why it is called as it is only sale। next, shares are disposed of usually by auction, we know already cover हो चुका है point। next, situations after reissue, forfeited shares reissue करने के बाद सिचुएशन देखिए। फर्स्ट वन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन अराइज हो सकता है। मतलब हमारे जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे था रिसीव्ड 3 + 5 which is 8, not received during first and final call, वहां पे था 2 रुपीज पर शेयर। ओके अगर री इशू हो गया 10 रुपीज में, री इशू हो गया कितना? 10 रुपीज में। कॉल्ड अप प्राइस 10 रुपीज, री इशूड 10 रुपीज। ओके सिचुएशन 2, 8 रुपीज पर शेयर। ऑल द 5 सिचुएशंस आई विल राइट हियर। 12 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर एंड 1 रुपीज पर शेयर। सो कंडीशन सीखना है तो फिर हमें ये सिचुएशन का भी समझना पड़ेगा। अंडरस्टूड? देखो यहां पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर रोहन जो न्यू शेयर होल्डर था अगर वो 2 रुपीज पेमेंट करेगा, अंडरस्टूड? सो 8 रुपीज फ्रॉम राम वी हैव टू एडजस्ट टू मेक इट 10। सो तब क्या हो जाता है यहाँ पे? नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब हियर reissued price and forfeited price are equal to called up price। तो तब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आ जाता है। सिचुएशन 2, देयर मे बी अ प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट हियर? रीइश्यू प्राइस प्लस फॉरफीचर प्राइस इज ग्रेटर देन कॉल्ड अप प्राइस। ओके देखिए सिचुएशन देखो। अगर मान लीजिए रोहन इज पेइंग 8 रुपीज,
रोहन कितना पेमेंट किया? 8 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 करने के लिए राम से यहाँ पे 2 रुपीज़ लेके आएंगे। सो अगर राम से हमें ऑलरेडी 8 आया था, उसमें से 2 रुपीज़ हम रोहन के लिए यूज़ करेंगे, तो राम का अमाउंट अभी भी बचा है 6 रुपीज़ पर शेयर। क्या ये हमारा प्रॉफिट है? ऑब्वियसली इट इज़ अ प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे। ये है सिचुएशन 2। देन पॉइंट नंबर सी देखो, देयर में बी अ लॉस आल्सो। कभी कभी क्या हो सकता है, कंपनी को लॉस भी हो जाएगा। ओके, बट लॉस में 2 सिचुएशन, लॉस इज एक्सीडिंग फॉरफिटेड अमाउंट, लॉस इज एक्सीडिंग फॉरफिटेड अमाउंट। जो लास्ट सिचुएशन था 1 रुपीज पर शेयर, देखिए okay, if Rohan said I'll pay only 1 rupee to make it 10, we need further 9, लेकिन यहां पे तो 9 है ही नहीं, यहां पे 8 रुपीज है। इन सच केस वी कैन नॉट री इशू द शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को हम री इशू नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट वन, लॉस इज नॉट एक्सीडिंग फॉरफिटेड अमाउंट, सो अज्यूम दैट रोहन पेड 8 टू मेक इट 10, वी विल यूज 2 रुपीज़ पर शेयर, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखिए, कंपनी का एक्सपेक्टेशन था 10 रुपीज़, लेकिन रोहन ने सिर्फ 8 रुपीज़ पेमेंट किया। एक्चुअली कंपनी को लॉस हो रहा है। सो हम क्या किए थे, यहाँ पे राम का 2 रुपीज़ यहाँ पे एडजस्ट किए थे। समझ में आ गया? सो ये जो लॉस है 2 रुपीज़, इट इज नॉट एक्सीडिंग द फॉरफिटेड अमाउंट, देन द एक्सेस इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। द सरप्लस विच इज रिमेनिंग, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 8 में से 2 एडजस्ट हुआ, 6 रुपीज वी विल ट्रांसफर टू व्हाट, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है, बट दैट लॉस इज नॉट एक्सीडिंग फॉरफिटेड अमाउंट। ठीक है, सो ओवरऑल कंडीशंस देखो यहाँ पे, ओवरऑल इन अ सिनारियो वी विल अंडरस्टैंड द कंडीशंस। सिचुएशन 1, reissued price plus forfeited price is equal to called up price. Okay, reissued price and forfeited price together it is equal to called up price. Example, reissue is 2, forfeited is 8, it is equal to 10. Then we cannot transfer the amount to capital reserve. Situation 2, reissued price plus forfeited price is exceeding called up price. Example, reissue हो गया 8, करेक्ट, forfeited price भी है 8 which is actually 16 is greater than 10, तब हम इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मान सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीइश्यूड प्राइस, कॉल्ड अप प्राइस दोनों मिलके हो गया 16 इज ग्रेटर देन कॉल्ड अप प्राइस, देन द एक्सेस 6 रुपीज वी कैन नॉट ट्रीट इट एज प्रीमियम। दिस इज द सेकेंड कंडीशन। देखिए कंडीशन 3 क्या कह रहा है, रीइश्यूड प्राइस itself is exceeding called up price. Okay, example, reissued price है 12, called up price is 10. हाँ, in such case this 2 rupees is transferred to securities premium account. ये है कंडीशन नंबर 3। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 4, reissue price plus forfeited price together is less than called up price. For example, reissue is 1, forfeited is 8, together is 9, which is less than 10, then do not make reissue. आप शेयर्स को रीइशू नहीं कर सकते, मतलब कंपनी लॉस में शेयर्स को रीइशू नहीं कर सकता। ठीक है, सो इस तरह से यहाँ पे 4 कंडीशन है रीइशू का। सो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 यहाँ पे डिस्कस किए थे। 4th पॉइंट देखो, if reissue price exceeds the face value, excess price is transferred to securities premium. Okay, सिर्फ reissue price alone exceeds face value or called up price, then only we can transfer it to securities premium.
So reissue price and forfeited price together, if it exceeds what is that call up price, then we cannot transfer the excess to securities premium. Students, ये हो गया conditions. End of this chapter. We have covered all types of situations here. Okay. Theory part, and with the journal entries, we completed issue, forfeiture and reissue part. Bye bye. Have a nice day.